हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन किया था और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्याय है एक बहुत ही बड़ा अध्याय है और इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करना काफ़ी अधिक जरूरी है, क्योंकि इनसे बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक वीडियो ये जिसमें इसके कुछ कालक्रम, नामकरण किस आधार पर किया गया, इसका उद्भव, ऐसी बेसिक कुछ जानकारी दूंगा, और एक अन्य वीडियो जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनसे कवर करूंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाग प्रथम है उसे प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज के संदर्भ में यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं, इसको आप लोग क्रमशः याद जरूर कर लें, क्योंकि अगर क्रमशः याद करने से यह फायदा होगा कि आप प्रश्न में अगर आपको परीक्षा में कितना भी वो हेर फेर या कितना भी आपको घुमा के क्यों न पूछे, आप आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। तो इसको कालक्रम आप लोग क्रमशः याद रखें। और इस खोज के संदर्भ में जो सर्वप्रथम नाम आता है वह है चार्ल्स मेसन का, और इसका कालक्रम 1826 है। चूंकि यह एक ब्रिटिश व्यक्ति था, यह पाकिस्तान के दौरे पर गया था और सर्वप्रथम इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ बेसिक सी अवशेष, उस बेसिक सी जानकारी मिली थी, परंतु यह जानकारी उतनी पर्याप्त नहीं थी। इनको तो इतना तो पता चल गया था, यह अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यता रही होंगी, परंतु उनका पूर्ण रूप से इनके बारे में जानकारी इनसे नहीं मिल पाए थे। इसके आगे क्रम में बढ़ते हुए बंटन बंधु आता है, जिनका कालक्रम 1856 है। क्योंकि 1856 में पाकिस्तान के इसी क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिनका नेतृत्व बटन बंधु ही कर रहा था। बटन बंधु ये दो भाई थे, एक जेम्स बटन, दूसरा विलियम बटन। जब यह रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था तो यहाँ से कुछ खुदाई से यहाँ पर ईंटों के कुछ अवशेष मिले थे। क्योंकि बटन बंधु ने इस ईंटों के अवशेष पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, इनको बस लगा कि यह कुछ प्राचीन स्मारक रहे होंगे यहाँ नीचे, परंतु वो उस पर कुछ विशेष खोज शोध करना नहीं चाहा। और इस जो ईंटें यहाँ से मिले थे उस ईंटों का भी प्रयोग उसने रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। परंतु इनके बाद जो आता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका कालक्रम काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज या इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो बारे में शोध करना जो प्रारंभ वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसका कालक्रम 1853 से 1856 तक था। इस कालक्रम के अंतर्गत यह बहुत ही बार इस क्षेत्र का दौरा किया, सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया, और परंतु इसे अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिनसे बारे में, इस सभ्यता के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिल सके। परंतु इनका इसके बाद जो जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति था, जो कि भारतीय पुरातत्विक विभाग का प्रधान था, उसके नेतृत्व में सर्वप्रथम जो खोज प्रारंभ किया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई प्रारंभ हुआ, इसी के नेतृत्व में किया गया। इनके दो सहयोगी थे, एक दयाराम साहनी और एक राखल दास बनर्जी। इनसे बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए किस टाइप का आपको प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको बता देता हूँ। जैसे सबसे प्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम खुदाई किसने प्रारंभ की थी, तो वो जॉन मार्शल का नाम वहाँ लेंगे। परंतु अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किसके नेतृत्व में खोदा गया था, तो वो दयाराम साहनी होगा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो वो राखल दास होगा। ये यहाँ पर बहुत ही अधिक प्रश्न यहाँ से आते हैं, सो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। कालक्रम के भी बारे में बहुत से इतिहासकारों का अपना अपना मत है। जैसे कि यहाँ पर जॉन मार्शल ने मत दिया है कि इनका कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो काल बीच का था वह था सिंधु घाटी का। परंतु जैसे ही हम लोग आगे चलते गए, हमको कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में पता चला, तो कुछ इतिहासकार जैसे कि डीपी अग्रवाल थे, इनका यह कहना है कि यह कालक्रम 23 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो काल है बीच का, यह सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। क्योंकि आपसे नाम के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कालक्रम था, या डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग क्या कालक्रम था। सो दोनों का आप लोग याद करना बहुत ही जरूरी है। नामकरण ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया। क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था, इसलिए इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंध सभ्यता कहा जाता है। और बाद में आगे चलकर कुछ इसके अवशेष, कुछ ऐसे क्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे में मिले, इसलिए इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा।
और कुछ इतिहासकार तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में सर्वप्रथम हड़प्पा का ही क्षेत्र निकला था, और इसी कारण जो प्रथम क्षेत्र निकला उसी के नाम पर इसका भी नामकरण हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। उद्भव के आधार पर भी बहुत से इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार तथा हमारे भारतीय इतिहासकारों में अपना अपना मत है। कुछ विदेशी मत को मानते हैं तो कुछ स्थानीय मत को मानते हैं। कुछ विदेशी इतिहासकार जैसे कि मार्शल, वीडर, चाइल्ड, डीसी कसाम्बी ये विदेशी मत को प्रधानता देते हैं, और इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये जो लोग हैं ये सुमेरन सभ्यता के लोग थे। सुमेरन सभ्यता के लोग यहाँ बस गए थे, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। परंतु जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे वो इस मान्यता इसको प्रधान नहीं देता है, वो स्थानीय मत को प्रधानता देता है। जैसे कि लाखल दास, जिन्होंने ही यहाँ पे मैंने बताया था, इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इनका यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो और कोई नहीं बल्कि द्रविड़ लोग थे। यह कहीं बाहर से नहीं बल्कि ये भारतीय लोग थे, मुख्य रूप से ये द्रविड़ थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। कुछ और भी ऐसे इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकार रहे जिनका यह मानना था कि यह आर्य थे, परंतु इनकी मान्यता, आर्य की मान्यता को उतना मान्यता नहीं दिया गया। फिर भी इसे थोड़ा जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। इसकी बहुत सी ऐसी विशेषता है जिनके बारे में भी हमको जानकारी लेना काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, जो अवशेष खुदाई से अवशेष मिले हैं, उसमें कच्ची ईंटें से बने इमारतों के अवशेष मिले हैं तथा उसमें कुछ सड़कें तथा उसमें नाले के भी प्रबंध थे। इस खुदाई से, इस अवशेषों से हमें यह पता चलता है कि ये जो नगर थी यह नगरी सभ्यता थी। यह सभ्यता नगरी सभ्यता थी वो अवशेषों से। और कांस्ययुगीन काल के अंतर्गत इस सभ्यता को रखा गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे मुख्य रूप से कांस्य धातु, यह एक मिश्र धातु है, इसका ही प्रयोग मुख्य रूप से करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन काल के अंतर्गत रखा गया। और आर्य ऐतिहासिक काल के भी खंड के अंतर्गत इसे रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो अवशेष या लिखित स्रोत मिले हैं उनका अध्ययन अभी तक हमारे इतिहासकारों ने नहीं किया है, इसलिए इसे आर्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्योंकि अवशेषों से हमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या हथियार के अवशिष्ट नहीं मिले हैं, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक शांतिपूर्ण सभ्यता रही होगी। और चूंकि हम लोग जैसे जानते ही हैं कि नगरी लोग जहाँ रहते हैं, नगरी बस्ती रहती है, वो मुख्य रूप से व्यापार करते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान होती है। उसी को आधार बनाते हुए यह कहा गया कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इनका मुख्य काम व्यापार प्रधान, यह सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता रही होगी। और चूंकि यह विस्तृत सभ्यता भी थी, क्योंकि इनका अनुमान हम यह बात से लगा सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है नील की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन क्षेत्रों को अगर मिला भी लिया जाए ना तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से इनका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता रही होगी। जो हमारा प्रथम पार्ट था, कुछ बेसिक तत्व थे, हमने उसे जान लिया। कल हम लोग जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जो कि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में, वो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट का जरूरत अभी हमें बहुत ज़्यादा है। और किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।